जय हिंद। मैं मनोज प्राण बिहारी अपने YouTube चैनल पे सभी श्रेष्ठ प्रतिभाओं और अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चैप्टर पॉवर्टी या गरीबी के ऊपर बातें करूँगा। आप समझ पाएंगे कि गरीबी क्या होती है, गरीबी को किस प्रकार से निरपेक्ष और सापेक्ष में विभाजित की जाती है। निरपेक्ष गरीबी में आप भारत के संदर्भ में समझ पाएंगे कि भारत में निरपेक्ष गरीबी को ही परिभाषित की जाती है। यूरोपियन कंट्री में सापेक्ष गरीबी को परिभाषित की जाती है, जिस सापेक्ष गरीबी को भी दो भागों में विभाजित करके दर्शाने की कोशिश की जाती है। एक लॉरेंज वक्र और दूसरी गिनी गुणांक, उसको भी देखेंगे। साथ साथ हम लोग ये देख पाएंगे कि भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए नीति आयोग और NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। हम देखेंगे कि पहली बार नीति आयोग ने 2021 के दिसंबर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को प्रस्तुत किया था, जिसमें बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखने के कारण नीति आयोग के द्वारा जो MPI इंडेक्स प्रस्तुत की गई थी वो भी काफी कंट्रोवर्सी के घेरे में रहा था। तो आज गरीबी के संदर्भ में हर उस महत्वपूर्ण पहलू को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे आने वाले संभावित परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनता है। गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है? तो गरीबी या निर्धनता जीवन जीने के साधनों या धन के अभाव की स्थिति को कहते हैं। इसको आपको याद रखना होगा। आप देखेंगे कि गरीबी को सापेक्ष गरीबी को परिभाषित करने के लिए दो विधियों का प्रयोग की जाती है। आमतौर पर यूरोपियन कंट्री में सापेक्ष गरीबी की बात की जाती है, रिलेटिव पॉवर्टी की, और उस रिलेटिव पॉवर्टी को भी लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी की गणना होती है, जिसको आप लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी के नाम से भी जानते होंगे। आपको याद होना चाहिए कि ये सापेक्ष गरीबी क्या होती है और निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, किस प्रकार से यूरोपियन कंट्री में आप सापेक्ष गरीबी को परिभाषित होते हुए देखेंगे। सापेक्ष गरीबी उस स्थिति को कहते हैं जहां एक आधार तैयार किया जाता है तुलनात्मक रूप से, जब एक निश्चित आय या उपभोग वाले स्तर से निम्नतम स्तर को प्राप्त करने वाले लोगों की अवलोकन करने की कोशिश की जाती है। तो उस प्रकार की गरीबी को सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत देखा जाता है। सापेक्ष गरीबी यूरोपियन कंट्री में होती है कि कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपये पर मंथ इनकम कर पा रहा है तो 50,000 रुपये को एक मापक रेखा मान ली जाती है। सापेक्ष गरीबी में आप देखेंगे कि किस प्रकार से रिलेटिवली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना करके, क्योंकि गरीबी आपको USA में भी है, गरीबी आपको इंग्लैंड में भी है, लेकिन वहां गरीबी का स्तर अलग है। वहां न्यूनतम जीवन स्तर की बात नहीं है, उच्चतम जीवन स्तर की कोशिश होती है। आप वहां देखोगे कि अगर वहां के प्रत्येक व्यक्ति लगभग 5 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं या उनकी इनकम 5 लाख रुपए होती है, तो ये एक आधार रेखा है कि 5 लाख रुपए पर मंथ इनकम हो रही है, एक महंगी कार है उनके पास, अच्छी मोबाइल है। और अगर किसी कारणवश 5 लाख से कम इनकम करने वाले कुछ लोग अगर वहां हैं तो वो तुलनात्मक रूप से गरीब माने जाएंगे ज्यादा कमाने वाले लोगों के बनिस्बत। तो जब हम लोग तुलना के साथ गरीबी को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम लोग सापेक्ष गरीबी कहते हैं। और सापेक्ष गरीबी में ही लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक मेथड को प्रयोग करते हुए देखेंगे। इसीलिए आपकी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध किस प्रकार की गरीबी से, सापेक्ष गरीबी से या निरपेक्ष गरीबी से।
तो हम ये कह पाएंगे कि सापेक्ष गरीबी में आपके लॉरेंज बग और गिनी गुणांक की प्रयोग की जाती है। ये गणितीय मेथड होता है जो लॉरेंज महोदय के नाम पे शुरू की गई है, तो आप इसको समझ पाओगे। निरपेक्ष गरीबी भारत में, क्योंकि भारत में आपको याद होना चाहिए कि भारत विश्व के जीडीपी में प्रारंभिक के दिनों में कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, और एक इंग्लैंड के इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री भी उनको कहा जाना चाहिए, मेटिस ने तो यहाँ तक कहा था कि प्राचीन जो भारत था वो संपूर्ण विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में इसलिए विख्यात है क्योंकि भारत के गरम मसाले, रेशम, लाख, इन चीजों की बहुतायत में मांग थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में। आप देखा और आप ये जानते भी होंगे कि रोम भी क्या रहता अगर उनकी शासकों ने वहां के स्थानीय लोगों को भारतीय मसालों के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाई होती। तो आपको मेटिस ने क्या बोला कि 100 ईस्वी तक संपूर्ण विश्व के जीडीपी में भारत का जो हिस्सेदारी थी वो 32% थी। 1000 ईस्वी तक आते आते भारत की संपूर्ण विश्व के जीडीपी में 28% हिस्सेदारी रह जाती है, और 1700 ईस्वी तक भारत की हिस्सेदारी संपूर्ण विश्व के जीडीपी का 24% था। आप ये समझ सकते हैं कि विश्व के जीडीपी में भारत की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 24% जीडीपी कहने का अर्थ है कि अगर संपूर्ण विश्व में 100 रुपये की आमदनी होती थी तो उसमें भारत का 24 रुपया हुआ करता था 1700 ईस्वी तक। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि 1700 ईस्वी के बाद भारत में अंग्रेजी ने पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी थी। और आप इस बात को भाली भांति जानते होंगे कि 1867-68 ईस्वी में जब दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारतीयों की आय की गणना करने की कोशिश की, तो उन्होंने जिस पुस्तक को लिखा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी पुस्तक में उन्होंने वेल्थ ट्रेंड के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और ये भी बतलाया था कि भारतीयों की आय जो थी वो मात्र 1867-68 ईस्वी में 20 रुपये थी एनुअल। आप समझ सकते हैं कि सोने की चिड़िया को किस प्रकार से खास्ता हाल कर देने की कोशिश इंग्लैंड और अन्य यूरोपियन कंपनियों ने किया था, क्योंकि सोने की चिड़िया को पूर्णतः निचोड़ कर रख दी गई थी धन के निष्कासन के सिद्धांत में। इस चीज को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित भी किया है। अब आप पे ध्यान दीजिए कि भारत में गरीबी को किस तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। निरपेक्ष गरीबी को भी 2 स्तर पे परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है हमारे देश में। एक कहते हैं पोषण उपभोग स्तर, भोजन में क्या पोषण युक्त सामग्री है या नहीं, और दूसरी न्यूनतम आय स्तर के आधार पर भारत में निरपेक्ष गरीबी को परिभाषित की जाती है। निरपेक्ष का अर्थ ही होता है किसी से तुलना नहीं, क्योंकि भारत में जब अधिकांश लोग गरीबी थे तो फिर किससे तुलना करने की जरूरत थी। तो इसीलिए भारत में निरपेक्ष गरीबी को आकलन करने का कोशिश किया गया, यानी गरीबी को आकलन करने के लिए निरपेक्ष प्रणाली की सहारा ली गई। आप देखेंगे कि भारत में पोषण उपभोग स्तर और न्यूनतम आय स्तर के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया जाता है। 2 चीजों को जान जाओ आप। सबसे पहले 1947 ईस्वी में देश को आजादी जब मिलती है तो उस समय भारत पूर्णतः आर्थिक रूप से खास्ता हालत में थी। हम पूर्णतः आर्थिक विभिन्नता वाले देश में शामिल होंगे, क्योंकि आजादी के बाद हमारी स्थिति बिल्कुल आर्थिक रूप से न्यूनतम स्तर पर होगी, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। याद कीजिए
कि 1947 ईस्वी के बाद बहुत सारे गरीबी को आकलन करने के लिए समितियां बनी होगी, लेकिन डीडी लकड़वाला समिति का नाम आपको याद होना चाहिए, जो कि 1889 ईस्वी में आती है, 1989 ईस्वी में, सॉरी। और इन्होंने पोषण उपभोग स्तर के आधार पर भारत में गरीबी को परिभाषित किया था। पोषण उपभोग स्तर क्या होते हैं कि आपके भोजन में क्या वे सामग्रियां उपलब्ध है जो आपको पोषित करती है। क्या आपके भोजन में दूध उपलब्ध है, क्या आपके भोजन में दाल उपलब्ध है, सब्जियां उपलब्ध है। तो उपभोग स्तर के आधार पर, जो पोषण उपभोग स्तर के आधार पर डीडी लकड़वाला ने गरीबी को परिभाषित किया। और कहते हैं कि उन्होंने बोला था कि 36% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनको पोषण युक्त भोजन प्राप्त नहीं हो पाती है। तो पोषण युक्त भोजन अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ये पोषण युक्त भोजन की मात्रा उन्होंने क्या तय किया? उन्होंने कहा कि भारत में पोषण युक्त भोजन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा मिलनी चाहिए, शहरी क्षेत्र के लोगों को कम पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता है। तो आप देखोगे पोषण युक्त भोजन की जो बात कर रहे हैं डीडी लकड़वाला साहब, उन्होंने कहा कि वे भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनको प्रतिदिन के भोजन में 2100 कैलोरी ऊर्जा देने वाली भोजन नहीं प्राप्त हो पाती है, वो गरीबी रेखा से नीचे है। और शहरी क्षेत्र में उन्होंने ये मापदंड तय कर दिए कि 2400 कैलोरी ऊर्जा देने वाली भोजन अगर शहरी क्षेत्र लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही तो गरीबी रेखा से नीचे है। आप सोचिए कि भारत में गरीबी को परिभाषित करने के लिए डीडी लकड़वाला साहब ने पोषण युक्त भोजन को आधार बनाया और ये कह दिया कि जिनको 2100 कैलोरी युक्त भोजन नहीं मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और शहरी क्षेत्र के वे लोग जिनको 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा देने वाली भोजन प्राप्त हो पा रही है। आपको याद होगा कि बाद में इस पोषण युक्त भोजन के मापदंड को लोगों ने कहा कि ये गरीबी को सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पा रही है, और अंततः 2003-2004 में आपको एक समिति आती है जिसको सुरेश तेंदुलकर समिति कहते हैं, तेंदुलकर समिति। और याद कीजिए कि इन्होंने 2004-2005 के आसपास ये बोला था कि भारत में जो गरीबी है वो लगभग 37.2% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो सुरेश तेंदुलकर साहब को जब ये बताया गया कि आप कैसे गरीबी को परिभाषित करेंगे और गरीबी का निवारण आपके पास क्या है, तो इन्होंने उन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे बतलाया जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनकी प्रत्येक दिन की आमदनी जो है वो 27 रुपये है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, आपने देखा कि सुरेश तेंदुलकर का मानना था कि उनको भारत में गरीब मानना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जिनकी प्रत्येक दिन की आमदनी जो है 27 रुपये से कम है, और शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनकी आमदनी 33 रुपये से कम है। कमाल की बातें हैं हमारे देश के अर्थशास्त्रियों के दिमाग की। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 2400, यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 2400 कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता है और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 2100 कैलोरी युक्त भोजन की बात की थी लकड़वाला महोदय ने। तो 2400 कैलोरी युक्त अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चाहिए तो उनको पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए,
और शहरी क्षेत्र को अगर पोषण युक्त भोजन कम मिल रही है, 2100 कैलोरी से उनकी पूर्ति हो जा रही है, तो उनको पैसे भी कम मिलने चाहिए। लेकिन सुरेश तेंदुलकर समिति का ये कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 27 रुपये और शहरी क्षेत्र के लोगों को अगर 33 रुपये प्राप्त हो रही है तो गरीब नहीं माने जाने चाहिए। और मात्र 27 रुपये पे आप किस तरीके के जीवन को जी पाते हैं आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हमारी आमदनी प्रत्येक दिन 27 रुपये मात्र हो और शहरी क्षेत्र के, अगर हम तो शहर में तो मात्र 33 रुपये में, तो ये विडंबना है भारत के अर्थशास्त्रियों की जो इस तरीके की योजनाओं का निर्माण करते, क्योंकि गरीबी का आकलन करने का काम पूर्व में योजना आयोग करता था जो अब बदल चुकी है और नीति आयोग और NSO के द्वारा की जाती है। तो याद रखिए कि 2003-2004 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने मात्र 27 रुपये और 33 रुपये पे भारतीयों को उच्च स्तरीय जीवन देने की कोशिश की थी। और इस दौरान उन्होंने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के अनुसार 2009-2011 में उन्होंने ये बतला दिया कि भारत में गरीबों की संख्या जो है घटकर मात्र 21.9% रह गई है। सोचिए, जो इन्होंने प्रारंभिक दिनों में ये कहा था कि भारत में गरीबी की संख्या जो है 37.2% है, इन्होंने इस आंकड़े के माध्यम से मात्र 21.9% गरीबों की संख्या बतला दी 2009-2011 के सेशन में। जब इसमें विवाद उत्पन्न हो गई कि क्या 33 और 27 रुपये से लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा बनाया जा सकता है, तो अंततः 2012-2013 में आप देखेंगे कि रंगराजन समिति आते हैं और उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, ये रकम काफी कम है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अगर प्रत्येक दिन 32 रुपये प्राप्त हो और शहरी क्षेत्र के लोगों को अगर प्रत्येक दिन 47 रुपये की प्राप्ति हो तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है। कमाल की बात है रंगराजन साहब, ग्रामीण क्षेत्र के लोग को मात्र 32 रुपये से अगर उनका जीवन उच्च स्तरीय बन जाती है और शहरी क्षेत्र के लोगों की 47 रुपये, तो 32 रुपये में तो एक थाली भोजन भी उपलब्ध नहीं होती। लेकिन 2012 में रंगराजन समिति ने ये कहा कि गरीब उनको नहीं कहा जाना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनकी आमदनी 32 रुपये से ज्यादा हो। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गरीबी को परिभाषित करने की कोशिश भारत में की गई और किस प्रकार से गरीबों की संख्या को कम करने का प्रयास इन आंकड़ों के माध्यम से करने की कोशिश की गई। आपको याद रखना होगा कि भारत में वर्तमान में नीति जो आयोग है और NSO, क्योंकि पूर्व में योजना आयोग गरीबी का आकलन करने का प्रयास करता था, और ये भी देखेंगे कि पूर्व में आपका जो CSO था और NSO था, जैसे कि आप देखेंगे पूर्व में योजना आयोग थी जो समाप्त हो गई और 1 जनवरी 2015 को उसकी जगह पर नीति आयोग आ चुकी है। नीति आयोग के बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि भारत का थिंक टैंक माना जाता है, इस चीज को भी याद रखेंगे आप लोग। और आप ये भी जानेंगे कि नीति आयोग और पूर्व में जो जिसको आप लोग NSSO कहते थे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो, और ये भी याद करेंगे कि जो CSO है था पूर्व में, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को आज एक साथ जोड़ दी गई है, इसीलिए अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन जोड़ती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो आज इस देश में गरीबी या बेरोजगारी दोनों ही के आकलन करने की प्रयास जो होती है वो NSO करता है और नीति आयोग करती है। तो नीति आयोग ने 2021 के दिसंबर में पहली बार इस देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रस्तुत की है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसको हम लोग MPI कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और उसमें बिहार में 51.9% लोगों को सबसे नीचे आंकड़ा, यानी बिहार में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर 51.9% लोगों को गरीब बतला दिया गया।
अब ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स क्या है, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ के साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड की ग्राउंड बना करके गरीबी को आकलन करने की कोशिश की गई कि स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं, प्रत्येक दिन कितने ड्रॉप आउट होते हैं, आपकी किन के पास घर है, किन के पास फ्यूल है, इन सब चीजों को आधार बना किसी को हम लोग मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल आधार पे बिहार के 9.9% दिखाया गया, जिसके कारण काफी ये विवाद का कारण भी रहा नीति आयोग के द्वारा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार को सबसे नीचे दिखलाने की कोशिश की गई। नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रथम नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के माध्यम से। बाद में अभी आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे गरीब राज्य बनाया जा रहा है। अब बिहार को गरीबी के आधार पर 5वां पोजीशन दी जा रही है। आप इस बात को समझ जाइए कि अभी तक हम लोगों ने जिन बातों की चर्चा की वो किस प्रकार से आपको गरीबी को परिभाषित कर रहा है। गरीबी क्या है? तो गरीबी वो जीवन की अवस्था है जिसमें आप जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाते। गरीबी के आकलन के लिए 2 पैमाने होते हैं। एक निरपेक्ष गरीबी की बात की जाती है, दूसरी सापेक्ष गरीबी की बात की जाती है। सापेक्ष गरीबी यूरोपियन कंट्री में देखा जाता है, भारत में निरपेक्ष गरीबी को परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। सापेक्ष गरीबी में ही आप लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक को भी देखेंगे। और निरपेक्ष है जो गरीबी है उसको 2 स्तर पे हम लोग परिभाषित करते हैं, एक पोषण स्तर के आधार पर, दूसरे उपभोग व्यय के आधार पर। आप देखोगे कि पोषण स्तर के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को 2100 कैलोरी से एक ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को जिनको 2400 कैलोरी से कम भोजन ऊर्जा देने वाली प्राप्त हो पा रही है, उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जा रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जा रहा है। और वे लोग जो कि आपके शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और अगर उनके भोजन में 2100 कैलोरी ऊर्जा देने वाली सामग्रियां उपलब्ध नहीं है तो उनको भी गरीबी रेखा से नीचे मानी जा रही है। ये डी.डी. लकड़वाला साहब ने कहा, डी.डी. लकड़वाला समिति ने कही, बाद में सुरेश तेंदुलकर समिति ने ये कहा कि नहीं, गरीब उनको माना जाना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनकी आमदनी अगर 27 रुपये से कम है तो गरीब को माने जाएंगे, और जो शहरी क्षेत्रों में अगर 32 रुपये से कम की आमदनी करते हैं, 33 रुपये से कम, तो गरीब माने जाएंगे। बाद में रंगराजन समिति ने ये कहा कि नहीं, गरीब उनको बोला जाना चाहिए जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 32 रुपये हो और शहरी क्षेत्र में जो है वो 47 रुपये हो। तो हम लोग कल इसको और भी बहुत सारी चीजों को देख पाएंगे। आज एक शुरुआत कर रहे थे पॉवर्टी के बारे में, थोड़ी सी जल्दबाजी है बहुत सारे काम के बाद, क्योंकि बहुत दिनों से आप सब लोग हमसे उम्मीद कर रहे थे कि कोई ना कोई वीडियो बनाइए तो अर्थशास्त्र के ऊपर, और आराम से छोटे छोटे वीडियो को बनाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियो को हमने बनाया आप सब लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, लगातार आप हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। छोटे वीडियो को बनाने की कोशिश की जाएगी और इसको हम लाइव क्लास आकर के और बेहतर ढंग से प्रभाषित कर पाएंगे। जितने भी लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं आपके मन में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, लाइव क्वेश्चन पे लाइव सेशन चलाना मेरे लिए बहुत ही ऊर्जा का कारण बनता है। और हम छोटे वीडियो को बनाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन पहली बार कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।